Audio Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम टू कश्मीरी गैलरी। आज हमने अपने स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, मिस्टर तस्नीम अहमद खान। मिस्टर तस्नीम अहमद खान एक रिनाउंड एडवोकेट है। ही इज़ आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन शामिल। आज हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के के कुछ बर्निंग इश्यूज और जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर तस्नीम अहमद खान का इंसाइट क्या है और उसका व्यू पॉइंट क्या है इन इश्यूज को लेके। वेलकम टू कश्मीरी गैलरी सर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ये जो आपने न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया है। यस सर। मेरी दुआ है आप कामयाब और कामयाब। Thank you very much, sir. Sir, my first question will be about unemployment crisis in J&K. When article was scrapped, sir, जब आर्टिकल को स्क्रैप किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी लोगों को इंश्योर किया गया था, स्पेशली टू द एजुकेटेड यूथ ऑफ J&K, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड प्रोवाइड 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स टू द एजुकेटेड यूथ ऑफ J&K। सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये भी बताया गया था, भाई ये भी प्रॉमिस किया गया था कि अभी तक यहाँ पे MNCs नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर अभी तक यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगे और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा। और जो गवर्नमेंट और जो J&K का जो यूथ है, जो J&K का जो यूथ है, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिलेगा। उल्टा क्या हो गया सर? उल्टा ये हो गया, जो हमारे यहाँ पे लोकल एंटरप्रेन्योर है सर, या जो हमारा यहाँ पे अपना कोटेज इंडस्ट्रीज है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है सर, वो अभी रोड्स पे है, वो सफर कर रहे हैं सर। तो माय क्वेश्चन इज सर, ये क्या हो रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग इन J&K सर? देखिए, जहाँ तक 50,000 जॉब प्रोवाइड करने का ताल्लुक है, राइट सर, ये अमित शाह यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल है, राइट सर, इंडिया के हैं, उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि ये एक जुमला है। मतलब जब उनको ये पूछा गया था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो उन्होंने बोला था ये जुमला है। तो ऐसे जुमले बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे पिछले 7-8 साल से हमें बहुत सुनाए हैं। और इसी से रिलेटेड एक और जुमला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल पूरे इंडिया में लोगों को मिलेंगी। तो वो 2 करोड़ नौकरियां आज 7 साल पूरे होने तक भी पूरी नहीं मिली। इसी तरह सत्यपाल मलिक साहब ने, जब वो यहाँ के गवर्नर थे, तो उन्होंने बोला था कि 50,000 60,000 जॉब्स जो हैं वो इमीडिएटली मिल जाएंगे लोगों को, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट जॉब्स को जॉब्स नहीं बोलते हैं, वो पकोड़े तलने को भी जॉब्स बोलते हैं। तो वो उस लिहाज से जॉब क्रिएशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर पकोड़े तलने के लिए भी बाहर से लोग आते हैं। मेरी बात सुनिए आप। रही बात जो कॉर्पोरेट सेक्टर और जो बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की आप बात कह रहे हैं, जब तक यहाँ के हालात, जब तक यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन और जब तक यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी आउटसाइड कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। चाहे आप कितने एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर लीजिए, चाहे कितने भी आप उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप साइन कर लीजिए, कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक यहाँ पे नॉर्मलसी प्रिवेल नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ हमारे J&K में है, जब तक वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की हमाकत नहीं करेगी। आप कितने भी वो सिंपोजियम कर लीजिए, आप कितने भी सेमिनार कर लीजिए, आप कितनी भी कंपनियों को इनवाइट करके यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम कर लीजिए, अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड जब इन्वेस्टमेंट जो होनी है वो तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी कायम नहीं होगी। ट्रू सर।
सर जब गवर्नर सत्यापाल का जब टेन्योर चल रहा था सर, उस टाइम उसने जेएनके के जो यूथ है, एजुकेशन यूथ है, उनको स्पेशली एक बहुत बड़ा तोहफा दिया सर। जितने भी टीचिंग जॉब्स है, पूरे के सारे टीचिंग जॉब्स को 10 इयर्स तक उन्होंने फ्रीज करके रखे हैं सर। इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है सर, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी से और वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से पीएचडी पास आउट होते हैं, जो है एमफिल पास आउट होते हैं, सिलेट नेट सब जगह पे बीएड। अब आप देखो हमारे जेएनके में कितने सारे बीएड कॉलेजेस हैं, तो यहाँ आप देखो सर एस्पिरेंट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब इन एस्पिरेंट्स जो बीएड करेगा ऑब्वियसली वो टीचिंग जॉब के लिए करेगा सर। पीएचडी वगैरह जितने भी एस्पिरेंट हैं सर, इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करें सर, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे टीचिंग जॉब्स को फ्रीज करके रखा गया है। अब ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे सर, इनके पास अब कौन सी अपॉर्चुनिटी रह गई है? ये डोंट यू थिंक सर ये गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी है? दिस इज एन ओपन चैलेंज टू द एजुकेटेड यूथ ऑफ जेएनके सर कि हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ये हिपोक्रेसी नहीं है तो देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ये एक फैक्टर की वजह से ये फ्रीज नहीं लगा है, न ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक फैक्टर की वजह से बंद हुई हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर एक फैक्टर ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स, उनकी फंक्शनिंग पे एक सवालिया निशान है। उनकी फंक्शनिंग के मुतल्लिक अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाई का वो नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल नहीं करता है। वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करना प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी ये पढ़ाई सही नहीं है। ठीक है। जब पढ़ाई सही नहीं है, जब रोल आपका ऊपर नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो आपके टीचिंग जॉब्स हैं, जो आपकी वैकेंसीज निकलनी चाहिए, बननी चाहिए, वो नहीं बन रही हैं। एक वजह ये भी है, एक वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है, एक वजह जो फाइनेंशियल क्रंच है, यानी जो हमारी स्टेट में रेवेन्यू जनरेशन है वो कम होने की वजह से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे कि सेंटर से फंड्स आ रही हैं, तो फिर एजुकेशन सेक्टर में ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही हैं? उसका मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो यूपी का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक पॉलिटिशियन है, वो चला रहा है। ठीक है। उसको यहाँ के हालात का पता नहीं है, उसको जो एडवाइज़र्स बताएंगे वो वही करेगा। हाँ, उसको जो सेंटर से इंफॉर्मेशन आएगी वो उसी पे एक्ट करेगा। यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो यहाँ के ग्राउंड वर्कर को, यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को पता थी। वो अगर पावर में होते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि वो जवाबदेह हैं लोगों के। वो लोगों के पास उनको जाना है, उनको लोगों को जवाब देना है। जब वो सही पॉलिसीज़ रखेंगे तो दोबारा से लोगों के पास जा सकेंगे। अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से कोई डेमोक्रेटिक सेटअप है नहीं। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सारी रुकी हुई है। वी आर गवर्न्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस वजह से भी एक फैक्टर ये भी है एजुकेशन सिस्टम में जो वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, उसकी एक दूसरा इसमें नंबर 3 ये भी है कि हमारे यहाँ सबसे आप खुद पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर बीएड कॉलेज में सबसे नंबर 1 है। यहाँ जो लोग बीएड करके निकलते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि टीचिंग जॉब में जाया जाए। तो उनकी तादाद ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। उनकी तादाद, कॉलेज की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी ये एक दिक्कत आ रही है कि लोग टीचिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। दे कुड हैव ऑप्टेड अदर जॉब्स आल्सो, लेकिन वो टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह एक और भी है, पिछली गवर्नमेंट्स ने जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो उन्होंने आरटी सिस्टम किया, जो लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने एंगेजमेंट्स की, उससे लोगों में ये बढ़ गया कि टीचिंग जॉब हासिल करना आसान है। उस वजह से भी बीएड ज़्यादा हो रहा है। और जो पिछले आरटी लगाए गए, एंगेज किए गए,
उनको जब एब्जॉर्ब करने का वक्त आया, 7 साल के बाद शायद एब्जॉर्प्शन होती है उनकी, राइट सर। तो वो जो वैकेंसीज निकलती हैं वो आरटी लोग वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, तो नई वैकेंसी जो है वो नहीं क्रिएट हो पा रही है। ये भी एक वजह है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नहीं, एक चीज़ यहाँ पे आई वांट टू हाईलाइट सर कि जो सत्यापाल ने जो ऑर्डर निकाला था सर, ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े बड़े बिल पार्लियामेंट में पास करती है तो ये कौन सा शाही फरमान है? इसको तो वो इजीली तोड़ सकते हैं ना सर। तोड़ सकते हैं, लेकिन इंटेंशन बड़ी ज़रूरी होती है। राइट सर। गवर्नमेंट अगर आपके भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट लोगों से जुड़ी ना हो, राइट, लोगों की एस्पिरेशंस को समझती ना हो, लोगों के भले के लिए वो काम करना ना चाहती हो, ट्रू सर, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी शाही फरमान चलते रहेंगे। क्योंकि एक यूपी का आदमी है, उसने यहाँ तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, उसका टेन्योर जो है वो फिक्स्ड है। जब तक सेंटर चाहेगा वो यहाँ पे हुकूमत करेगा, जब सेंटर उसको बोलेगा वो यहाँ से चला जाएगा। उसको तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन नाराज़ होता है कौन नहीं होता। उसके लिए ये ऑर्डर कोई माने नहीं रखता है, उसके लिए यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस कोई माने नहीं रखती हैं। वो अपने जॉब पे है, उसको अपना जॉब करना है, उसको अपनी टर्म बराबर करनी है। राइट सर। सर रिसेंटली पीटीडी के जो एम्प्लॉयज़ है 12,000 को जो है रेगुलराइज किया जाएगा, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाली है सर। माय क्वेश्चन इज सर कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स में जो डेली वेजर्स काम करते हैं, टूरिज्म में है, हॉर्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उनको भी तो राइट बनता है ना, उनको कब वो रेगुलराइज करेंगे? बिल्कुल बनता उनको है। क्या उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए रखा है सर? नहीं, बिल्कुल बनता है गवर्नमेंट का। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को कि उन्होंने एक बहुत ही देरीना मांगते हुए पीडीडी डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर्स हैं उनको परमानेंट कन्फर्म कर लिया, एडजस्ट कर लिया है। राइट सर। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी हमारे ओवर एज हुए हैं लोग, गरीब हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ उसमें इस वजह से भी आ रही हैं कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स ने सही एक्सरसाइज नहीं किया। ट्रू। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ब्रेकअप रखा था कि किस डिपार्टमेंट में किस लेवल पर, चाहे तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पर, कितने कैजुअल लेबर्स को एंगेज करना है। ट्रू। और हुआ ये कि हर डिपार्टमेंट ने उसको एक्सीड किया, उस लिमिट को। ट्रू। और जब इन लोगों की कंफर्मेशन के लिए या इनको रेगुलराइज करने के लिए जब प्रोसेस स्टार्ट हुई और जब इनके कागजात भेजे गए, तो वहाँ पे एक और लड़ाई छिड़ गई कि किसके कागजात भेजे जाएं, किसके ना भेजे जाएं, क्योंकि एक लिमिट था। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10,000 आदमियों को एडजस्ट करना था, उसके बरक्स उन्होंने 20 कर दिए थे। जब कागज़ वहाँ भेजने की बारी आई तो उन्होंने 10,000 के भेजने थे, क्योंकि अप्रूवल 10,000 का था। तो वहाँ पे एक झगड़ा छिड़ गया कि किसको भेजें किसको ना भेजें, उसकी वजह से भी डिले हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने 10,000 के भेजे, 20,000 के भेजे, सबके भेजे, या किसी को रख दिया किसी को भेजे। लेकिन अब जितने के भेजे हैं, जितनी की प्रोसेस हुई है, मैं तो चाहूँगा वो भी एडजस्ट हूँ, और जो नहीं, जिनके कागजात नहीं गए हैं वो भी एडजस्ट हूँ। मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि हर कोई कैजुअल लेबर अपना हक हासिल करना चाहिए, और जिस तरह पीडीडी कैजुअल लेबर्स को आपने एडजस्ट किया, उस तरह उनको भी आप रेगुलराइज कर दीजिए। यस सर। सर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाली थी, अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन कि कश्मीर में स्पेशली 6 न्यू वाइन शॉप्स शैल बी ओपन सर। नए 6 वाइन शॉप्स को यहाँ पे ओपन किया जाएगा सर। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, इवन जम्मू में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कश्मीर पे तो हमारे तो यहाँ पे दिस इज समथिंग इलीगल इन अवर रिलीजन सर। तो जो इसका जो रेस्पॉन्स है ना गवर्नमेंट का सर, जेएनके गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स यह है कि वाइन शॉप्स खुलने से गवर्नमेंट का रेन्यू बढ़ जाता है सर। वी जनरेट रेन्यू थ्रू द वाइन शॉप्स सर। तो ये उनका है सर। सर माय क्वेश्चन इज सर, क्या आप
वाइन शॉप्स खोलने से ही जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आपके पास तो इतना बड़ा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म पोटेंशियल इतना है, आप हॉर्टिकल्चर की तरफ, आप हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एग्रीकल्चर में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इतने सारे मैन्युफैक्चर में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इतने सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना सारा पोटेंशियल है J&K में, आप वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो सर। तो आप बोलते हो कि वाइन शॉप खोलने से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। डोंट यू थिंक कि ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में एक क्वेश्चन मार्क है सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो वाइन्स हैं, वाइन शॉप हैं, वाइन पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। नंबर 2, वाइन जो है ये इजी मनी या इजी रेवेन्यू जो है, इजी रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया है। इसमें आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की जो इसकी डीलरशिप हासिल करने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइसेंस देना है और उनको उसका टैक्स मिलेगा और जितनी भी वो बिकेगी उनका, ये एक पार्ट है। दिक्कत ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट ड्रग्स के खिलाफ, मनशियात के खिलाफ, जो आज एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, एक तरफ गवर्नमेंट उससे लड़ने की तैयारी कर रही है, लड़ रही है, दूसरी तरफ एक और तरीके से हमें अंधेरे की तरफ धकेल रही है। अगर मनशियात और ड्रग्स का इस्तेमाल हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, तो मुझे बताइए, शराब पीने से क्या इंसान का कोई भला होता है? क्या कोई अच्छा काम है शराब पीना? अगर शराब पीना गलत है, ये सिर्फ हमारे रिलीजन में गलत नहीं है, बल्कि आप इसको किसी भी रिलीजन की नज़र से देख लीजिए, आप इसको किसी भी रीजनेबल सोसाइटी की नज़र से देख लीजिए, या वहाँ उस सोसाइटी में ये गलत तस्वर किया जाता है और इसका वो जो इस्तेमाल है वो फैलने के बजाय इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को 6 वाइन शॉप खोलने के बजाय 6 रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने चाहिए थे, ताकि जिन लोगों की लत लगी हुई है शराब पीने की वो भी छूट जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ लोगों की भलाई, लोगों का जो है, लोगों की सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जनरेट करना है। ट्रू सर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ सर, जम्मू में भी अगर आप देखेंगे कि जम्मू में भी बड़े लेवल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बिकॉज जम्मू जो है, जम्मू के बारे में बोलते हैं कि जम्मू स्टे ऑफ टेम्पल। मैं बताऊँ यहाँ पे भी सर, यहाँ जम्मू के लोगों ने हमसे ज़्यादा इस चीज़ को झेला है। राइट, वहाँ पे वाइन शॉप बहुत अरसे से चल रही है और उनको पता है इन वाइन शॉप की वजह से उनकी जनरेशन ख़राब हो रही है, और इसलिए वो ज़्यादा हमसे इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माय क्वेश्चन है सर, अगर वहाँ पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया सर, कश्मीर में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो दिस इज डेमोक्रेसी। हम लोग बहुत ही प्राउडली बोलते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री। अब आप बोलो सर, डेमोक्रेसी में लोगों की विल ज़्यादा मैटर करती है ना सर? अब ये आप मुझे बताओ सर, अगर लोग चाहते हैं कि वाइन शॉप्स ना खुले यहाँ पे, तो लोगों की विल यहाँ पे प्रिवेल करनी चाहिए थी, या गवर्नमेंट की विल? आप लौट के ना वही पहुँच गए कि आखिर ये करता कौन है? ट्रू, ये जो कर रहा है ना, वो लोगों को जवाबदेह नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोग उनसे पूछ नहीं सकते, वो फरमान सुनाएंगे, हमने सुनना है, हमने मानना है। True. वो हमें जवाबदेह नहीं है। Right, यही बात है कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदलनी चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप जो है वो कायम होना चाहिए। राइट सर, और इन सब की सलूशन तब निकलेगी। इन केस अगर ये 6 वाइन शॉप्स कश्मीर वैली में खुल जाते हैं सर, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो अल्कोहल कंज्यूमर्स है सर, जो लोग शराब पीते हैं और जो वो उसके जो कस्टमर्स हैं, क्या इन 6 वाइन शॉप्स से उनका इंक्रीज नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, कई लोग जो इस लत में इस वजह से नहीं पड़े हैं क्योंकि उनको ये अवेलेबल नहीं है। ट्रू, जब कोई ख़राब चीज़ आपको अवेलेबल हो और रेडिली अवेलेबल हो, तो आपकी, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूंगा, एक आदमी शराब पीता क्यों है? क्योंकि
या तो वो शौकिया पीता है, या तो वो दुख गम जेल के पीता है, राइट या फिर वो किसी गलत सोबत में लग के ये शराब पीता है। राइट सर। अब अगर कोई गलत सोबत में है और पास में शराब की दुकान है, राइट सर, तो वो उसने तो पीनी ही है, उसकी तो आदत बननी ही है। राइट सर। कोई किसी को कोई दुख परेशानी होगी तो उसको वो सहारा लगेगा। राइट सर। तो उस हिसाब से जितनी अवेलेबल होगी उतना इसका इंक्रीज होगा कंजप्शन। राइट सर। एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव जो है पूरे J&K वैली में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में जो है ट्रेंडिंग में है सर। जी। लास्ट टाइम आपने देखा सुना होगा सर कि एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव चल रही थी, तो कश्मीर वैली से एक लड़का होता है, उसके अगेंस्ट में ही सेट हिमसेल्फ सेल्फ इम्यूलेशन, वो अपने आप को आग लगाता है सर। तो आप इसको कैसे देखते हो सर? अब मतलब अब गवर्नमेंट J&K की जो गवर्नमेंट है, क्या वो देखिए एक सोसाइटी में लॉ मस्ट प्रिवेल, राइट, ठीक है। एक सोसाइटी को सही रखने के लिए कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। ट्रू। कोई नोबडी इज़ अबो लॉ, लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कानून को बराए ताक रख के अपनी मनमानियाँ की जाती हैं। ट्रू सर। जहाँ तक ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ताल्लुक है, ट्रू। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इसलिए की जाती है कि एनक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। ट्रू। देखने की बात यह है कि ये एनक्रोचमेंट हुई क्यों। अगर आपके पास सब कानून मौजूद हैं, अगर आपके पास एजेंसीज मौजूद हैं, अगर आपके पास टाउन एरिया मौजूद है, आपके पास म्यूनसिपल काउंसिल मौजूद है, आपके पास तहसीलदार मौजूद है, आपके पास रेवेन्यू एजेंसीज मौजूद हैं, आपके पास पुलिस मौजूद है, तो ये गलत काम, इलीगल काम होते ही क्यों हैं। अब अगर कोई काम गलत हो गया, राइट सर, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कहते हैं ना कि पोजेशन राइपन्स इनटू टाइटल। ट्रू। यानी अगर इलीगली भी किसी ने कोई ज़मीन कब्ज़ा कर लिया, तो विद दैट पैसेज ऑफ टाइम वो कब्ज़ा भी उसका टाइटल बन जाता है, वो उसका मालिक बन जाता है। ऐसे ही अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट हुई है, अब अगर टाइम हो गया है, ठीक है, आपको वो रिव्यू करना चाहिए, आपको देखना चाहिए केस टू केस, उसमें स्टडी करके अल्टरनेट देखना चाहिए, कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो, आपकी ज़मीन भी बचे, दूसरे के इंटरेस्ट्स को भी नुकसान ना पहुंचे। अगर कहीं पर किसी ने इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख लीजिए कि इसका कोई अल्टरनेट है। अगर वो इस ज़मीन के बदले कहीं और ज़मीन आपको प्रोवाइड करना चाहता है तो आप कर लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए एक कानून में एक कहावत है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। यानी किसी की भी सज़ा उसको अपना तरफ रखने से पहले नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर आप कोई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, किसी इलीगल स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश करने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक नोटिस निकालिए, आप उस इंसान को बुलाइए जिसने वो किया है, उसको भी मौका दीजिए अपना एक वर्जन, अपना एक साइट रखने का। उस हो सकता है उसके पास कोई जवाजियत हो। अब आप शाम को तैयारी करेंगे, सुबह डोज़र लेके चले जाएंगे किसी साइट पे और कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की कोशिश करेंगे, तो नतीजे यही आएंगे जैसा गांधरबल में हुआ। राइट सर। जिसने उम्र भर की कमाई कहीं पे इन्वेस्ट की हुई थी, तो उसके लिए कोई और रास्ता बचा नहीं था। उसको रोकने के लिए ना कोई अदालत उस वक्त जा सकता था, ना कोई दफ्तर जा सकता था। उसको सबसे छोटा रास्ता यही लगा, उसने अपने आप को जला दिया। अब वो बेचारा, अल्लाह उसको गरीब की रहमत करे, वो तो मर गया, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया कि तानाशाही और अफसरशाही क्या हमारे इस समाज को चलाएगी, या फिर कानून की पासदारी होगी। कानून ये कहता है कि किसी को बिना मौका दिए उसके खिलाफ कोई आर्डर, कोई सज़ा उसको नहीं सुनानी चाहिए। True sir. Okay sir, my last question. Now sooner or later sir, the elections would be conducted in J&K sir. Sir, my question is कि लोगों का जो ट्रस्ट है बिटवीन पार्टीज एंड पीपल सर, जो मेन सिटी पार्टीज है, लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है सर।
लोगों ने जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज है सर, एनसी, पीडीपी, जितने भी सारे पार्टीज है, सबको आजमाया सर। इवन गवर्नर रूल को भी आजमाया, प्रेसिडेंट रूल को भी सर आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। वो जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन मेन स्ट्रीम पार्टीज एंड पीपल नाउ, अब ये कैसे दूर होगा सर? व्हाट डू यू थिंक सर, एंड व्हाट विच पार्टी यू वांट टू रिकमेंड सर टू द पीपल सर? नहीं, देखिए, एज अ कॉमन मैन मैं आपको बोलूँगा कि जो डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स हैं और जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। सर पिछली 1-2 दिहाइयों से हमने देखा है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, हमारी स्टेट के हालात कैसे हैं, और एक तरीके या दूसरे तरीके से हर किसी ने खासकर जम्मू एंड कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया है। अब हमने हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आजमा के देख लिया। जो वो कहते हैं वो उनकी इंटरनल पॉलिसी होती नहीं है, और जो वो करते हैं वो किसी को बताते नहीं है। आप यहाँ पीडीपी की बात कर लीजिए, उन्होंने हमें कुछ ख्वाब दिखाए और किया वो जो उन ख्वाबों के बिल्कुल अपोजिट था, अगेंस्ट था। वैसे ही हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो लोग जब पावर में होते हैं तो और बात करते हैं, जब नहीं होते हैं तो और बात करते हैं। आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस का मुल्क भर में क्या हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, हमारा कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब रही बीजेपी की बात, जब उन्होंने पीडीपी के साथ इलाक़ किया तो बोला कि आर्टिकल 370 को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हुकूमत बनानी थी। फिर उसको छेड़ने के लिए हुकूमत गिराई, फिर हमारा आर्टिकल 370 उन्होंने एब्रोगेट किया। अब हमारा वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मैं पहले इस पर बात नहीं भी करूं तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन उठाने का मुझे पूरा हक है। यस सर। कि 2 साल से वो मामले, एक मामला नहीं बल्कि बहुत सारे मामले रिलेटेड टू दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, वो जो सब जुडिस हैं बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का एक मौका मिलना चाहिए कि ये रहे ना रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट इट्स वाइज एनफ, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। वो उनका काम है देखना कॉन्स्टिट्यूशनली वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट। तो ये तलवार हम पे जो लटक रही है ना, ये तलवार हम हमारे सरों से उठा दीजिए। इसका फैसला हो जाए तो बेहतर है, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। रही बात आपके इलेक्शंस की, आई थिंक विद इन अ ईयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट इन इट। और हर कोई पार्टी चाहेगी कि वो जीते, हर एक को हक भी है। पार्टी इलेक्शन लड़ती इसीलिए है कि वो जीते। बीजेपी को हक है, हम ये कहें कि नहीं बीजेपी सब कुछ अपने लिए कर रही है तो उनको हक है, वो भी करें। आप अपनी तैयारी कीजिए, आप उनके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? एक तरफ आप ये बना रहे हैं कि बीजेपी हमारी मुखालिफ है, बीजेपी हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, दूसरी तरफ से आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लोग बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, तो आप एनसी की बात कर लीजिए, परसों ही उनके देवेंद्र रैना गए, उनके मुश्ताक साहब गए, तो जा रहे हैं ना लोग, वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं। हर कोई पार्टी चाहती है कि वो इक़्तिदार में आए, तो इसमें बीजेपी चाहती है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बुरी बात है? लेकिन देखना यह है कि एज ए कॉमन मैन हमारे लिए क्या ज़रूरी है। एज ए कॉमन मैन मैं चाहता हूँ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो और हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिले जिसमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें हम किसी से सवाल पूछ सकें, किसी से जवाब मांग सकें। हमारी वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। रही बात जो आपने बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ये सही बात है, ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सप्लॉइट किया है, हमें हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वक्तन फर वक्तन हमारे साथ छल कपट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप
47 से लेकर जब से हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया है, आज तक की हिस्ट्री देख लीजिए। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आने के लिए पासपोर्ट और परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। ना कहीं प्राइम मिनिस्टर रहा, ना कहीं प्रेसिडेंट रहा। उल्टा ये हुआ कि हम स्टेट भी नहीं रहे, हम यूनियन टेरिटरी आ गए। और ये सब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनकी खुदगर्जी की वजह से आज तक हम इस हाल पे पहुंच गए। और मुझे लगता है जब तक इनके अपने मफादात हल होते रहेंगे तब तक हमें ये लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहूँगा कि जब भी आपको ये मौका मिले कि आप अपने लिए किसी को चुनें, तो उस वक्त आप पार्टी सिंबल और पार्टी में जो शख्सियत होती है, कोई बड़ी शख्सियत है, उसकी तरफ ना देखें, बल्कि ये देखें कि मैं किसको वोट डाल रहा हूँ, क्या वो इस काबिल है, क्या वो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। पर्सनली सर, whom do you want to propose सर? पर्सनल आप किसको वोट दोगे सर? देखिए, मैं आई एम वेरी फ्रैंक एनफ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पिछले 16 से रहा। 2016 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, लेकिन 2016 से आज तक मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी एक ख़ानदानी हमारा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन 2016 तक जब मैंने बहुत करीब से देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि वहाँ पे सच में एक ख़ानदानी राज है। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के, अगर आप किसी ओहदेदार के बेटे हैं, बेटी हैं, तो आपके रास्ते हमवार हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको चलने का मुझे नहीं लगता कोई स्कोप है। तो उस वजह से जब मैंने बहुत जतन करने के बाद भी मेरी कोई तरक्की नहीं हुई, तो आई लेफ्ट द पार्टी। तब से मैं बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं हूँ। Thank you very much, sir. It was lovely to talk to you, sir. थैंक यू।